हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो अपना कीमती समय निकालकर जरूर इस वीडियो लेक्चर को अपने लिए देखिए और जब भी आप परीक्षा हॉल में जाएंगे तो वहां पर आप देखेंगे कि इस वीडियो लेक्चर से कई सवाल आपको देखने को मिलेंगे। तो इसी उम्मीद से हमने अंतिम समय में इसे बनाने का प्रयास किया है, क्योंकि हमारी कोशिश है कि हर एंगल से आप सभी को मोटिवेट किया जाए। कोटेशन से यहाँ पर शुरुआत की गई है कि साहित्य वह जादू की लकड़ी है जो पशुओं में, ईंट पत्थरों में, पेड़ पौधों में भी विश्व की आत्मा का दर्शन करा देती है। ये कथन किसका है? प्रेमचंद का है, जो कि उनके जीवन में साहित्य का स्थान नामक निबंध से लिया गया है। प्रेमचंद के बारे में कुछ जानकारियों को देखें तो इनका मूल नाम धनपत राय रहा है, जो कि आप देखेंगे कि केबीएस के एग्जाम में पूछा जा चुका है। प्रेमचंद का मूल नाम धनपत राय रहा है। जन्म 1880 लमही गांव उत्तर प्रदेश में हुआ। अगर प्रमुख रचनाओं के ऊपर बात करें तो उपन्यासों में सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि, गोदान का नाम प्रमुख रूप से है। अगर कहानी संग्रह की चर्चा करें तो इसमें सोजे वतन, मानसरोवर जो कि 8 खंडों में है, गुप्त धन भी इनका कहानी संग्रह है। इसके अतिरिक्त इनके नाटक हैं करबला, संग्राम, प्रेम की वेदी, कुछ विचार, विविध प्रसंग जो कि निबंध संग्रह है। इनका निधन 1936 में हुआ। तो देख रहे हैं आप, इतना जो भी तथ्य है ये आपको हो सकता है कि एग्जाम में देखने को मिल जाए। प्रेमचंद के मूल नाम से, इनकी रचनाओं से संबंधित कौन उपन्यास है, कौन कहानी संग्रह है, नाटक क्या है और निबंध संग्रह क्या है। तो इन सारी चीजों को आप जरूर ध्यान में रखिए। और जब भी मैं लेखकों के बारे में बातचीत करूं तो आपके पाठ्य पुस्तक में आरोह भाग 1-2 में जो भी चैप्टर्स लगे हुए हैं उन चैप्टर्स को जरूर ध्यान में रखिए। जैसे मैंने प्रेमचंद बोला तो आपके दिमाग में नमक का दारोगा जरूर आ जाना चाहिए। इसके बाद आपको लगेगा कि आप खुद इस लेक्चर में एक सहभागिता के रूप में अपना रोल निभा रहे हैं। तो उनका नाम है बाल मुकुंद गुप्त। बाल मुकुंद गुप्त का कौन सा चैप्टर लगा हुआ है आपके सिलेबस में, तुरंत आपके दिमाग में आ गया होगा। इनका कथन दिया गया है, जो लिखना था वह लिखा गया, अब खुलासा बात यह है कि एक बार शो और ड्यूटी का मुकाबिला कीजिए, जो कि शिव शंभू के चिट्ठे से उद्धृत किया गया है, वहां से इसको लिया गया है। तो इसको भी ध्यान में रखिए, हो सकता है कि पूछ लिया जाए। बाल मुकुंद गुप्त जिनका जन्म 1865 ईस्वी में हुआ, ग्राम गुड़ियानी, जिला रोहतक। ठीक है, आप देख रहे हैं कि इनका गांव केवल गुड़ियानी है, गुड़गांव में नहीं है बल्कि रोहतक में है, हरियाणा में है। इन इन्होंने कई संपादन किए हैं जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि एग्जाम में आपको देखने को मिल जाए। अखबार ए चुनार, हिंदुस्तान, हिंदी बंगवासी, भारत मित्र। आप देख रहे हैं कि इनके जो भी संपादन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से, उनको जरूर ध्यान में रखिए। इसी में से एक दो इधर उधर करके पूछा जा सकता है, तो उम्मीद है कि आप ध्यान में रखे होंगे। अखबार ए चुनार, हिंदुस्तान, हिंदी बंगवासी, भारत मित्र। प्रमुख रचनाओं के बारे में बात करें तो शिव शंभू के चिट्ठे, चिट्ठे और खत, खेल तमाशा। तो इन रचनाओं को भी ध्यान में रखिए, खेल तमाशा किसका है, चिट्ठे और खत किसका है। शिव शंभू के चिट्ठे को तो आप अच्छे से जान रहे हैं, तो आपको याद करना है मात्र इन दोनों रचनाओं को। बाल मुकुंद गुप्त का निधन 1907 ईस्वी में हो गया था। 1907 में जब महादेवी वर्मा इत्यादि और हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म हो रहा था तो बाल मुकुंद गुप्त यहाँ से चले गए। बाल मुकुंद गुप्त को कहा जाता है कि भारतेंदु और द्विवेदी युग के बीच के ये पुल थे एक तरीके से, तो इसको भी ध्यान में रखिए। और क्या क्या विवाद हुआ था अनिश्चितता शब्द को लेकर, ये भी आप अपने दिमाग में रखे होंगे। आगे बात करते हैं, अगले जो लेखक हैं शेखर जोशी। शेखर जोशी, जैसे मैंने बोला आपके दिमाग में इनकी रचना आ चुकी होगी। इनका कथन दिया गया है, अंतर की घुमड़ती वेदना को आंखों की राह बाहर निकाल लेने पर मनुष्य जो भी निश्चय करता है वे भावुक क्षणों की अपेक्षा अधिक विवेकपूर्ण हो जाते हैं, जो कि दाजियो नामक रचना से उद्धृत किया गया है। तो दाजियो को ध्यान में रखिए और इस कोटेशन को भी ध्यान में रखिए। शेखर जोशी का जन्म 1932 ईस्वी में अल्मोड़ा में हुआ, जो कि इस समय उत्तराखंड में है। इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में बात करें तो दो तरीके की इनकी रचनाएं एनसीईआरटी में दी गई हैं, एक है कहानी संग्रह और दूसरा है शब्द चित्र संग्रह। तो बस आपको बहुत इजीली से याद करना है। कहानी संग्रह में है कोसी का घटवार, साथ के लोग, दाजीव, हलवाहा, नौरंगी बीमार है। ये कहानी संग्रह हो गया शेखर जोशी का। शब्द चित्र मात्र एक दिया गया है, एक पेड़ की याद, एक पेड़ की याद। आप देखेंगे कि पेड़ बोलेंगे करके एक रचना है, एक दिन पेड़ बोलेंगे। ये रचना राजेश जोशी की है। तो को रिलेट करके आप जरूर देखिए कि जोशी जोशी है, कहीं आपको यारकर न फेंक दिया जाए।
तो मेरे जितने भी विद्यार्थी हैं वो यारकर बहुत अच्छे से खेल रहे हैं। डिफेंसिव कर देना है, आराम से उसको धैर्य करके ऑप्शन को चुनना है। तो शेखर जोशी की रचनाओं से आप परिचित हो गए। इनको एक लौता सम्मान मिला हुआ है, पहल सम्मान। तो ध्यान में रखिए कि एक पत्रिका थी पहल। उम्मीद है कि कई विद्यार्थी इसके संपादक को जान रहे होंगे, बहुत ही मशहूर संपादक रहे हैं। चाहे तो आप कमेंट्स कर भी बता सकते हैं। तो पहल सम्मान दिया गया शेखर जोशी को। अगले जो राइटर हैं वो हैं मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी का नाम लेते ही आपके दिमाग में इनकी रचना आ गई होगी। एक कोटेशन है, लोकप्रियता कभी भी रचना का मानक नहीं बन सकती, असली मानक तो होता है रचनाकार का दायित्व बोध, उसके सरोकार, उसकी जीवन दृष्टि। एक कहानी अभी रचना से इस कथन को लिया गया है। मन्नू भंडारी जिनका जन्म सन 1931 ईस्वी में भानपुरा मध्य प्रदेश में हुआ था। अगर इनकी कुछ प्रमुख रचनाओं के ऊपर बात करें तो इनकी भी रचनाएं कहानी संग्रह, उपन्यास के तौर पर आपके पाठ्य पुस्तक में दी गई हैं और पटकथाएं भी हैं। ठीक है, तो पहले हम कहानी संग्रह पर बात करते हैं। इसी तरीके से इजिली आपको बिना तनाव के, मानसिक तनाव के इनको याद करना है कि मन्नू भंडारी का कहानी संग्रह लगा हुआ है। एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, तीन निगाहों की एक तस्वीर, यही सच है, त्रिशंकु, आंखों देखा झूठ। ये कहानी संग्रह है मन्नू भंडारी का। इसके बाद इन्होंने उपन्यास लिखे, आपका बंटी, महाभोज, स्वामी नाम से उपन्यास लिखा है जो कि आप लोग कम ध्यान दे पाते होंगे, तो इसको ध्यान में रखना है। एक इंच मुस्कान जो कि राजेंद्र यादव के साथ इन्होंने मिलकर लिखा था, तो ये भी एग्जाम में खूब पूछा जाता है, इसको जरूर आप ध्यान में रखकर जाइए। हो सकता है कि इस बार ये आपको केबीएस में दिखाई दे। तो ये सब क्या है, उपन्यास है। मनु भंडारी ने कुछ पटकथाएं भी लिखी हैं जिनमें रजनी पटकथा आपके सिलेबस में है। इसके अतिरिक्त इन्होंने निर्मला, स्वामी, दर्पण, आप देख रहे हैं कि स्वामी इनका उपन्यास भी है और पटकथा भी है। ठीक है, तो इस अंतर को यहाँ पर जरूर ध्यान में रखिए। मनु भंडारी को सम्मान भी मिले, हिंदी अकादमी दिल्ली का शिखर सम्मान, बिहार सरकार से सम्मान मिला, भारतीय भाषा परिषद कोलकाता से भी सम्मान मिला इनको, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा इनको पुरस्कार मिले हैं। तो मनु भंडारी से रिलेटेड चीजों को जरूर ध्यान में रखिए। आगे बात करते हैं, अगले जो लेखक हैं वो हैं कृष्णचंद्र। कृष्णचंद्र का नाम लेते ही आपके दिमाग में इनकी रचना आ चुकी होगी। कथन दिया गया है इनका, अफसोस इस बात का नहीं है कि मौत बेरहम है, अफसोस इस बात का है कि अस्पताल बेरहम क्यों है। बहुत बड़ी बात यहाँ पर कही जा रही है, बस आपको बस यहाँ ध्यान रखना है कि आईने के सामने नामक रचना से इसको लिया गया है और ये रचना किसकी है, कृष्णचंद्र की है। हो सकता है कि एग्जाम में पूछ लिया जाए। कृष्णचंद्र का जन्म सन 1914 ईस्वी में हुआ, पंजाब के वजीराबाद गांव में। 1914 प्रथम विश्व युद्ध का समय चल रहा है, तो ध्यान रखिए कि कृष्णचंद्र उस जमाने के थे। इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में बात करें तो इन्होंने कहानी संग्रह लिखे हैं और उपन्यास। दो तरीके की यहाँ पर रचनाओं का संकलन किया गया है एनसीईआरटी में। तो कहानी संग्रह कौन कौन से हैं, एक गिरजा एक खंदक इनका कहानी संग्रह, यूकेलिप्टस की डाली ये दूसरी कहानी संग्रह। तो दो कहानी संग्रह आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। इसके बाद उपन्यासों की बात करें तो शिकस्त, जरगांव की रानी, सड़क वापस जाती है, आसमान रोशन है, एक गधे की आत्मकथा, अन्नदाता, हम बहसी हैं, जब खेत जागे, 52 पत्ते, एक वायलिन समंदर के किनारे, कागज की नाव, मेरी यादों के किनारे। तो ये सभी रचनाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, खासतौर से कृष्णचंद्र को जरूर अपने ध्यान में रखिए क्योंकि ज्यादा इनके उपन्यास यहाँ पर दिख रहे हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि युग्म, असंगत युग्म, सुमेलित वाले प्रश्न इनसे पूछे जाए। तो उम्मीद है कि सारी चीजों को आप ध्यान में रखेंगे। कृष्णचंद्र को साहित्य अकादमी सहित बहुत से पुरस्कार मिले। इनका निधन सन 1977 ईस्वी में हो गया। अगले लेखक के बारे में बात करें तो वो बल्कि कवि हैं कबीर के जन्म और मृत्यु के बारे में किंवदंतियां हैं, आप जानते हैं। आपके सिलेबस में इनका एक पद लगा हुआ है। इनका जन्म 1398 में काशी में हुआ, सारी चीजें आप जान रहे हैं। और देहांत हुआ मगहर में, तो इसको ज्यादा आप ध्यान में रखिए कि मगहर में इनका देहांत हुआ। कबीर विधिवत रूप से शिक्षा नहीं प्राप्त किए थे, सत्संग, पर्यटन, अनुभव से इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। इन सारी चीजों को ध्यान में रखिए। अगर रचनाओं के दृष्टिकोण से बात करें तो इनकी कोई खुद की लिखित रचना नहीं थी, बल्कि लोगों द्वारा संग्रहित ग्रंथावली है, कबीर ग्रंथावली। फिर कबीर पंथ से संग्रह निकला बीजक, तो इसको ध्यान में रखिए। जहां जहां मैं अंडरलाइन कर रहा हूं उनको बिल्कुल ध्यान में रखिए। गुरु ग्रंथ साहब में भी इनके कुछ पद संकलित किए गए हैं। तो ये था कबीर के संदर्भ में, हो सकता है कि एग्जाम में यहाँ से सवाल बन जाए। अगले जो कवि हैं वो हैं भवानी प्रसाद मिश्र।
भवानी प्रसाद मिश्र की कौन सी रचना आपके पाठ्यक्रम में लगी हुई है, आपके दिमाग में आ गई होगी। भवानी प्रसाद मिश्र चैप्टर शुरू होता है एक कोटेशन से, कुछ लिख के सो कुछ पढ़ के सो तू, जिस जगह जागा सवेरे उस जगह से बढ़ के सो। ये आप लोगों के लिए पंक्ति समर्पित है। ये भवानी प्रसाद मिश्र रचनावली से ली गई है। अगर भवानी प्रसाद मिश्र के बारे में बात करें तो इनका जन्म 1913 में हुआ। टिगरिया गांव होशंगाबाद मध्य प्रदेश की थी। इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में बात करें तो सतपुड़ा के जंगल, सन्नाटा, गीत फरोश, चकित है दुख, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, अनाम तुम आते हो, इदम नमम आदि प्रमुख इनकी रचनाएं हैं। भवानी प्रसाद मिश्र को प्रमुख सम्मान भी मिले, साहित्य अकादमी, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान, दिल्ली प्रशासन का गालिब पुरस्कार एवं पद्मश्री से भी अलंकृत किया गया। इनका निधन 1985 ईस्वी में हो गया। और भवानी प्रसाद मिश्र जो कि सप्तक से जुड़े हुए हैं, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये किस सप्तक से थे, और मैं बताऊंगा नहीं, आपके दिमाग में खुद ये सेट है। जैसे ही परीक्षा हॉल में आप जाएंगे खुद बताना शुरू कर देंगे। इनको साहित्य अकादमी किस पे मिला हुआ था ये भी आपके दिमाग में होगा। सही जवाब है, मैंने तीर लगा दिया, बुनी हुई रस्सी। तो इस तरीके से अपने को खुद एक्टिव करते हुए तथ्यों को जोड़कर रखिए। मैंने कोशिश की है कि एक जगह तथ्यों को कलेक्ट कर लिया जाए। अगले जो लेखक हैं, कवि हैं, उनका नाम है दुष्यंत कुमार। तो दुष्यंत कुमार का क्या लगा हुआ है आपके सिलेबस में, वो आपके दिमाग में आने लगा होगा। साये में धूप इनकी प्रमुख गजल संग्रह है। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। हो सकता है कोटेशन परीक्षा में देखने को मिल जाए। तो साये में धूप से लिया गया है। दुष्यंत कुमार के बारे में बात करें तो सन 1933 में इनका जन्म हुआ राजपुर नवादा गांव उत्तर प्रदेश में। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सूर्य का स्वागत, आवाजों के घेरे, साये में धूप, जलते हुए वन का वसंत। ये काव्य है। तो इसको ध्यान में रखिए कि दुष्यंत कुमार ने काव्य, गीति नाट्य और उपन्यास, 3 तरीके की रचनाएं आपके सिलेबस में इनकी लगी हुई हैं। तो काव्य के बारे में मैंने बात कर लिया। और आप जब देख रहे हैं कि किसी भी रचनाकार की 4 से अधिक रचनाएं हैं तो ये मानकर चलिए कि सुमेलित और असंगत युग्म, असत्य इत्यादि में ये पूछा जा सकता है कि कौन है कौन नहीं है। ठीक है। गीति नाट्य के बारे में बात करें तो एक कंठ विस्पाई इनकी रचना है, गीति नाट्य है। उपन्यास में छोटे छोटे सवाल, आंगन में एक वृक्ष और दोहरी जिंदगी इनका उपन्यास है। तो ध्यान में रखिए, ये हो सकता है एग्जाम में आपको देखने को मिल जाए। दुष्यंत कुमार का निधन सन 1975 ईस्वी में हो गया। आगे बात करते हैं, अगले जो कवि हैं वो हैं त्रिलोचन। त्रिलोचन का नाम आपके दिमाग में आते ही चैप्टर का नाम आ गया होगा चंपा। आगे मैं नहीं बताऊंगा, आपके दिमाग में आ गया होगा, क्योंकि आपको मैं मजबूत करना चाहता हूं, इसलिए नहीं बताना चाहता हूं। कोटेशन से शुरुआत होती है कि कविताएं रहेंगी तो सपने भी रहेंगे, जीने के लिए सपने सभी को आश्वासन देते हैं, भंवर में झकोरे खाती नाव को जैसे तैसे उबार लेते हैं, कविताएं सपनों के संगी जीवन के साथ हैं, कभी कभी पांव हैं कभी कभी हाथ हैं। ये एक तरीके से आप सभी को भी प्रेरित करने के लिए है कि इस तनाव भरे समय में आप लोग इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं और मोटिवेट हो रहे हैं, आप लोगों को हम उबारने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये पंक्तियां जो हैं वो त्रिलोचन की हैं, मेरा घर नामक कविता से। त्रिलोचन के बारे में बात करें तो इनसे सवाल जो पूछा जाता है, इनके मूल नाम को लेकर सवाल पूछ लिया जाता है कि इनका मूल नाम क्या है। त्रिलोचन का वासुदेव सिंह। इनका जन्म 1917 चिरानी पट्टी सुल्तानपुर में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में बात करें तो मुख्य रूप से एनसीईआरटी में आप देखेंगे तो काव्य संग्रह इनके हैं, गद्य में कुछ रचनाएं हैं। ठीक है। तो काव्य में बात करते हैं तो धरती, गुलाब और बुलबुल, दिगंत, ताप के ताए हुए दिन, शब्द उस जनपद का कवि हूं, अर्घान, तुम्हें सौंपता हूं, चैती, अमोला, मेरा घर, जीवन की कला, ये सभी त्रिलोचन की प्रमुख काव्य रचनाएं हैं। ठीक है। अगर गद्य के बारे में बात करें तो देश काल, रोज नामचा, काव्य और अर्थबोध, मुक्तिबोध की कविताएं, ये सब इनके गद्य हैं। हिंदी के अनेक कोशों के निर्माण में भी त्रिलोचन का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, तो आपके दिमाग में आने लगा होगा कि ये साहित्य अकादमी पुरस्कार आखिरकार किस रचना पर इनको मिला था। तो आपके ताए हुए दिन पर ये मिला हुआ था। ये काव्य है। बाकी अन्य काव्यों से आप अच्छे से परिचित हो गए होंगे, अपने दिमाग में रख लिए होंगे। खासतौर से धरती पूछ लिया जाता है, उस जनपद का कवि, बुलबुल, गुलाब और बुलबुल, दिगंत। ठीक है। साहित्य अकादमी जिस पर मिला था वो भी पूछ लिया जाता है। अर्घान, ठीक है, अर्घान भी कई बार पूछा गया है। अमोला, तो सभी इंपॉर्टेंट है, किसी को छोड़ना
इस समय खतरे से खाली नहीं है, इसलिए जरूर ध्यान में रखिए। छोटी सी रचना चैती आप देख रहे हैं, ये भी किसका है? त्रिलोचन का है। इसके बाद रोज नामचा जरूर ध्यान में रखिए, त्रिलोचन का गद्य है। ठीक है, मुक्तिबोध की कविताएं भी त्रिलोचन ने ही लिखा। साहित्य अकादमी मिला, शलाका सम्मान इनको मिला, गांधी पुरस्कार भी मिला। तो इन हरिवंश राय बच्चन जिनका जन्म 1907 इलाहाबाद में हुआ, इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में बात करें तो मधुशाला 1935, मधुबाला 1938, मधुकलश 1938, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिलन यामिनी, सतरंगिणी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोखे, टूटी फूटी कड़ियां, ये इनके काव्य संग्रह हैं। तो काव्य संग्रह काफी दिए गए हैं, तो इसलिए आपको हरिवंश राय बच्चन पर थोड़ा सा वक्त देकर इसको समझना पड़ेगा, क्योंकि एक एक काव्य संग्रह आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। इनकी आत्मकथा के बारे में बात करें तो 4 खंडों में इनकी आत्मकथा विभाजित की गई है। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, कई बार आ भी चुका है कि 4 खंड कौन कौन से हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर से, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, ये 4 खंड है इनके आत्मकथा के। इसके अतिरिक्त इन्होंने अनुवाद किया हेमलेट, जनगीता, मैकबेथ का, 3 ठो अनुवाद आप ध्यान में रखिए। डायरी इनकी फेमस रही है, प्रवासी की डायरी, तो हो सकता है कि एग्जाम में पूछ लिया जाए। हरिवंश राय बच्चन के पूरे साहित्य पर बच्चन ग्रंथावली नाम से 10 खंडों में प्रकाशन किया गया है, तो इसको भी आप दिमाग में रखिए। तो हरिवंश राय बच्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे सवाल आना ही आना है, 1-2 सवाल आएंगे ही आएंगे, तो इसलिए वक्त लगाकर पॉज करके जरूर इस तथ्य को अपने दिमाग में रखिए। इनका निधन सन 2003 ईस्वी में मुंबई में हो गया। अगले जो कवि हैं उनका नाम है कुंवर नारायण। कुंवर नारायण जिनका जन्म 1927 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में बात करें तो चक्रव्यूह 1956 में प्रकाशित हुआ, परिवेश हम तुम, अपने सामने कोई दूसरा नहीं, इन दिनों इनके काव्य संग्रह के तौर पर है। ठीक है, तो काव्य संग्रहों में आपको ध्यान में रखना है चक्रव्यूह, परिवेश हम तुम, आमने सामने, यहाँ पर आमने सामने होना चाहिए था, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों इनका काव्य संग्रह है। प्रबंध काव्य के बारे में बात करें तो आत्मजयी इनका प्रमुख काव्य संग्रह है। इसके बाद इनका एक कहानी संग्रह भी आपको दिखाई दे रहा है, उसका नाम है आकारों के आसपास। समीक्षा इनकी है आज और आज से पहले और मेरे साक्षात्कार, जो कि सामान्य तौर पर है। तो आप देख रहे हैं कि कुंवर नारायण जो कि सप्तक से जुड़े हुए थे और काफी वेरिएशन लिया हुआ है यहाँ पर उनका रचनागत जो भी कर्म है आप देख रहे होंगे। तो कहीं काव्य संग्रह है, कहीं प्रबंध काव्य है, कहीं कहानी संग्रह है, कहीं समीक्षा है। इनको भी पुरस्कार मिले, साहित्य अकादमी पुरस्कार, कुमारन आशान पुरस्कार, व्यास सम्मान, प्रेमचंद पुरस्कार, लोहिया सम्मान, कबीर सम्मान और ज्ञानपीठ पुरस्कार मिले। तो कुंवर नारायण बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनसे सवाल आना ही आना है, इसलिए आप ध्यान से इनको पढ़कर जाइए। आगे बात करते हैं, अगले जो कवि हैं उनका नाम है रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय जिनका जन्म लखनऊ में हुआ 1929 में। इनकी प्रमुख रचनाओं के ऊपर बात करें तो अज्ञेय द्वारा संपादित दूसरा सप्तक में इनकी आरंभिक कविताएं शामिल की गई। इसके अतिरिक्त इनके जो महत्वपूर्ण काव्य संकलन है सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, ये इनके काव्य संकलन है। तो उम्मीद है कि आप इन काव्य संकलनों को पहले से भी जानते रहे होंगे, अभी भी याद करके रखेंगे। यहाँ पर बता दिया गया कि दूसरा सप्तक से रिलेटेड है। पत्रकारिता में भी इन्होंने काम किया, जिसमें कि ऑल इंडिया रेडियो में के हिंदी समाचार विभाग से जुड़े रहे। फिर हैदराबाद से निकलने वाली पत्रिका कल्पना से जुड़े रहे, जहाँ के मुख्य संपादक थे बद्री विशाल पित्ती, उससे ये जुड़े हुए हैं हैदराबाद से, तो आप लोग जरूर ध्यान में रखिए। इसके बाद ये नव भारत टाइम्स से जुड़े और दिनमान में भी जुड़े रहे। तो पत्रकारिता से रिलेटेड भी क्वेश्चन बन सकते हैं रघुवीर सहाय से, कहाँ कहाँ जुड़े हुए हैं, तो कल्पना देख रहे हैं, नव भारत टाइम्स और दिनमान, 3 पत्रिकाएं जहां पर हैं। तो समझ जाइए कि एक सरस्वती दे देगा, इसके बाद पूछ देगा कि कौन इसमें नहीं है। तो इन ट्रिक्स को जरूर ध्यान में रखिए। साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। बाकी इनका निधन 1990 में हुआ, दिल्ली में हो गया। अगले कवि हैं जिनका नाम है शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह जिनका जन्म 1911 को देहरादून में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में बात करें तो कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, चुका भी नहीं हूं मैं, चुका भी हूं नहीं मैं, इतने पास अपने बात बोलेगी, काल तुझसे होड़ है मेरी, उर्दू हिंदी कोश का इन्होंने संपादन किया। तो आपको काव्य संग्रहों को तो ध्यान में रखना है, इसके अतिरिक्त एक संपादन इन्होंने किया उर्दू हिंदी कोश का, इसको ध्यान में रखना है। साहित्य अकादमी पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया, कबीर सम्मान से भी सम्मानित किया गया,
सन 1993 ईस्वी में अहमदाबाद में इनका निधन हो गया। कहाँ इनका जन्म हुआ था? देहरादून में, और निधन हुआ अहमदाबाद में। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखना है। बाकी शमशेर बहादुर सिंह का संबंध भी सप्तक से रहा है, तो इसको भी आप अपने दिमाग में जरूर रखेंगे। काव्य संग्रहों को बिल्कुल ध्यान में रख कर जाइए। आगे बात करते हैं, अगले जो कवि हैं उनका नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला का जन्म 1899 में महिषादल बंगाल में हुआ, मेदिनीपुर जिले में हुआ, और जबकि इनका जो पैतृक गांव था गढ़ा कोला, उन्नाव उत्तर प्रदेश में था। तो आप देख रहे हैं कि निराला जो कि पश्चिम बंगाल में भी रहे और उत्तर प्रदेश में इनका तो जन्म हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में बात करें तो अनामिका, परिमल, गीतिका, बेला, नए पत्ते, अड़िमा, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता इनके काव्य संग्रह जो कि आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो बिल्कुल इनको अपने दिमाग में रखिए। वैसे तो निराला की कई रचनाएं आप पढ़े होंगे, लेकिन जो यहाँ पर दी गई हैं वो ज्यादा जरूरी है। गद्य में इनकी कुछ रचनाएं जिसमें कि चतुरी चमार, प्रभावती, बिल्लेसुर बकरिया, चोटी की पकड़, काले कारनामे, 8 खंडों में निराला रचनावली प्रकाशित की गई है। इसके अतिरिक्त निराला से रिलेटेड जो भी सवाल बन सकते हैं वो पत्रिकाओं से सवाल बन सकते हैं कि इन्होंने किन किन पत्रिकाओं का संपादन किया। तो पहला है समन्वय, दूसरा है मतवाला। तो जरूर ध्यान रखिए समन्वय को और मतवाला को, हो सकता है एग्जाम में आ जाए। निराला का निधन सन 1961 ईस्वी में इलाहाबाद में हो गया। तो आप देख रहे हैं कि निराला की जो भी जीवन यात्रा रही है या फिर रचना यात्रा रही है उससे आप परिचित हो गए होंगे। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि राम की शक्ति पूजा और सरोज स्मृति तो नहीं दिया है, तो कोई बात नहीं, जो यहाँ पर दिया है उसको जरूर ध्यान में रखिए, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास का जन्म 1532 बादा में हुआ, जो कि राजापुर गांव में माना जाता है। इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में बात करें तो रामचंद्र शुक्ल ने तो 12 रचनाओं की चर्चा की है, लेकिन यहाँ पर जो भी रचनाएं हैं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, दोहावली, कवितावली, राम आज्ञा प्रश्न, ये प्रमुख रचनाएं यहाँ पर लगी हुई हैं। परीक्षा के दृष्टिकोण से श्री कृष्ण गीतावली को जरूर ध्यान में रखकर जाइए। कई बार ये गुगली देने के चक्कर में पूछ लिया जाता है, तो ये भी तुलसीदास की रचना है। इनका निधन 1623 ईस्वी में काशी में हो गया था। गद्य के ऊपर तो महादेवी वर्मा, इन पर हमने बहुत बात किया है, फिर भी जल्दी से हम बात कर लेते हैं कि जन्म 1907 में हुआ फर्रुखाबाद में। इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में बात करें तो काव्य संग्रह में दीपशिखा यामा आपको ध्यान में रखना है, और निबंध संग्रह में श्रृंखला की कड़ियां, आपदा, संकल्पिता, भारतीय संस्कृति के स्वर, संस्मरण रेखा चित्र में अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार, इनके संस्मरण और रेखा चित्र रहे हैं। इनको पुरस्कार दिया गया ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो कि यामा संग्रह के लिए दिया गया। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा भारत भारती पुरस्कार 1956 में दिया गया। 1987 में इनका निधन इलाहाबाद में हो गया। तो करते हैं अगले जो लेखक हैं उनका नाम है धर्मवीर भारती, जिनका जन्म 1926 इलाहाबाद में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में बात करें तो कनुप्रिया, 7 गीत वर्ष, ठंडा लोहा इनकी कविता संग्रह है। एग्जाम में केबीएस में पूछा गया था कि कौन सा कविता संग्रह धर्मवीर भारती का नहीं है, तो आपको ध्यान में रखना है कि कनुप्रिया, 7 गीत वर्ष, ठंडा लोहा देखिए काव्य संग्रह में दिया गया है, तो बिल्कुल ध्यान में रखिए। इसके बाद कहानी संग्रह यहाँ पर है बंद गली का आखिरी मकान, इकलौता कहानी संग्रह आप देख रहे हैं, इसको बिल्कुल ध्यान में रखिए कि ये धर्मवीर भारती का है। उपन्यास दिए गए हैं सूरज का 7वां घोड़ा, गुनाहों का देवता। इसके अतिरिक्त गीति नाट्य पर भी इन्होंने काम किया है, अंधायुग जो कि काफी फेमस है, आप लोगों ने पढ़ा होगा गीति नाट्य। निबंध संग्रह इनके हैं पश्यंती, कहानी, अनकहानी, मानव मूल्य और साहित्य, ठेले पर हिमालय, इनके प्रमुख निबंध संग्रह हैं। तो आपको धर्मवीर भारती को भी थोड़ा सा वक्त देकर पढ़कर जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से सवाल आने ही आने हैं, क्योंकि इनके भी रचनाओं में भी विविधता है। कहानी संग्रह है, उपन्यास है, निबंध संग्रह है, गीति नाट्य है, सबको ध्यान में रखकर जाना है। प्रमुख सम्मान इनको मिले पद्मश्री, व्यास सम्मान, साहित्य के कई राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार मिले। सन 1997 में इनका निधन हो गया। अगले जो लेखक हैं उनका नाम है फरीश्वर नाथ रेणु, जिनका जन्म 4 मार्च 1921 औराई हिंगना जिला पूर्णिया में हुआ, जो कि बिहार में है। इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में बात करें तो उपन्यास के अंतर्गत मैला आंचल, परती पर कथा, दीर्घतपा, जुलूस, कितने चौराहे इनके प्रमुख उपन्यास हैं। कहानी संग्रह की चर्चा करें तो ठुमरी, अगिनखोर, आदिम रात्रि की महक, एक श्रावणी दोपहर की धूप इनके कहानी संग्रह हैं। इसके बाद हम बात करें संस्मरण रिपोर्टाज की, तो ऋण जल धन जल को रिपोर्टाज में भी रखा जाता है, हालांकि इस किताब में संस्मरण में रखा गया है, तो ध्यान में रखिए। अगर विकल्प में संस्मरण नहीं रहता है तो रिपोर्टाज जरूर लगा कर आइए। वन तुलसी की गंध, श्रुत अश्रुत के पूर्व, ये संस्मरण है इनके। नेपाली क्रांति कथा रिपोर्टाज तथा रेणु रचनावली जो कि 5 खंडों में
संपादित की गई है, तो इसको भी ध्यान में रखिए। रेणु का निधन 1977 में पटना में हुआ था। आपके सिलेबस में रेणु का क्या पढ़ना है उसको भी ध्यान में रखिए। पहलवान की ढोलक मेरे ख्याल से पढ़ना होगा आपको, कहानी है। तो आप देख रहे हैं कि रेणु के उपन्यासों को भी आपको ध्यान में रखना है, कहानी संग्रहों को ध्यान में रखना है। इसके अतिरिक्त संस्मरण और जो भी रचनावली इनकी संपादित हुई है कितने खंडों में, उसको भी ध्यान में रखना है। अगले जो लेखक हैं उनका नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 में हुआ। आरत दुबे का छपरा जो कि बलिया में है। इनके अगर प्रमुख निबंधों के बारे में बात करें, निबंध संग्रह, तो अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क, कुटज, विचार प्रवाह, आलोक पर्व, प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद, इनके प्रमुख निबंध संग्रह हैं। तो इन सभी को ध्यान में रखकर आपको जाना है। उपन्यासों के बारे में बात करें तो बाण भट्ट की आत्मकथा, चारु चंद्रलेख, पुनर्नवा, अनाम दास का पोथा इनके प्रमुख उपन्यास हैं। आलोचना साहित्य में भी इन्होंने काम किया, इतिहास भी लिखा, जिसमें सूर साहित्य, कबीर, मध्यकालीन बोध का स्वरूप, नाथ संप्रदाय, कालिदास की लालित योजना, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, इंपॉर्टेंट इनके आलोचना और साहित्य इतिहास ग्रंथ रहे हैं, तो इनको ध्यान में रखिए। इसके अतिरिक्त इन्होंने कुछ संपादन किए हैं। संदेश राशक, पृथ्वीराज रासो, नाथ सिद्धों की बानियां, विश्व भारती शांति निकेतन से पत्रिका निकलती थी, उसका संपादन किया। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनको भी आपको बहुत ही क्लोज रीडिंग करके जाना है, क्योंकि यहाँ से भी सवाल बनते हैं। अगर हजारी प्रसाद द्विवेदी से सवाल ना है तो ये मानकर चलिए कि पेपर ठीक से नहीं बना है। तो इसलिए आपको इनके निबंध संग्रह, उपन्यास, आलोचना साहित्य, खासतौर से ये जो ग्रंथ संपादन है, इनको भी ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल नामकरण दिया था, तो ये वही नहीं दिया, उन्होंने काफी इसका अध्ययन किया है, जिसमें आप देख रहे हैं कि संदेश राशक है, पृथ्वीराज रासो, नाथ सिद्धों की बानियां, फिर इन्होंने विचार किया, इसीलिए इन्होंने पूरा तर्क के साथ नाम लिखा है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि आप अच्छी जगह पढ़ रहे हैं। कैसे मैं कोरिलेट करके बताता हूँ, आपके दिमाग को बहुत ही शांति और हल्कापन भी लग रहा होगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी को पुरस्कार और सम्मान भी दिए गए। साहित्य अकादमी आलोक पर्व पर दिया गया, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल ध्यान में रखिए। तमाम निबंधों में आलोक पर्व संग्रह पर दिया गया। भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण भी दिया गया और लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा इनको डिलीट दी गई थी। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जरूर ध्यान में रखिए। सन 1979 दिल्ली में इनका निधन हो गया है कि इसी विश्वास के साथ आप इसको देखे होंगे और चाहे तो एक से अधिक बार भी देख सकते हैं। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।